जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज पे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मराठा कालीन और ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। चलिए तो देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिंबाजी रतनपुर क्षेत्र के प्रत्यक्ष मराठा शासक बने। तो बात हो रही है बिंबाजी के बारे में और मराठा शासक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में मराठों की जो शुरुआत है वो 1741 में हुई। हालांकि इस समय कलचुरी शासन चल रहा था। तो कलचुरी शासन के समय में जब यहाँ पर कौन थे, रघुनाथ सिंह थे। ठीक है, उस समय मराठों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ और मराठों के अधीन ये शासन करना चालू कर दिए। तो मराठों के अधीन कलचुरी शासक थे कब, 1741 पे। रघुनाथ सिंह 41 से लेकर के 45 तक रहे। फिर इसी बीच मोहन सिंह आ गए। मोहन सिंह भी जो है वो मराठों के अधीन रहे। 1758 पे मोहन सिंह को हटा करके बिंबाजी जो है वो इस क्षेत्र के क्या बन गए, स्वतंत्र शासक बन गए। तो प्रत्यक्ष मराठा शासक जो है वो कब बना, 1758 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासक और उसके क्षेत्र सुमेलित है नहीं है पूछ रहे हैं, सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं। तो एक्चुअल में हम बात करें, रघु जी जो मराठा शासक थे उनसे शुरुआत होती है। कौन से रघु जी, तो हमारे पास 3 रघु जी आए हैं, रघु जी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये जो बात हो रही है रघु जी प्रथम के बारे में बात हो रही है। इन्हीं के जो सेनापति थे उन्होंने ही क्या किया था, यहाँ छत्तीसगढ़ पे रतनपुर पे आक्रमण किया था। ठीक है, तब मराठों के अधीन आ गए थे। अब इसी सिलसिले में आपका 1855 पे रघु जी प्रथम की 1855 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर उनके 4 पुत्र थे, जानो जी, मुधो जी, साबा जी और बिंबा जी। इन चारों में नागपुर के शासन के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि शासक कौन बनेगा, किस क्षेत्र को कौन देखेगा। तो इन चारों ने फिर क्या कर लिया, आपस में जो जिस भी तरीके से बंटवारा कर लिया। तो इस तरीके से नागपुर, बरार और चांदा और रतनपुर क्षेत्र इन चारों शासकों को मिला। तो जिसमें से बिंबा जी जो थे वो सबसे छोटे भाई थे, इनको तो मिल गया कौन सा, रतनपुर क्षेत्र। मुख्य शासन जो था वो नागपुर का था। ठीक है, नागपुर के बाद बरार, चांदा और रतनपुर का था। ठीक है, तो बरार वाला जो शासन है वो साबा जी को मिला। बरार वाला शासन जो है वो किनको मिला, साबा जी को मिला। और चांदा वाला शासन जो है वो मुधो जी को मिला। जानो जी जो थे वो रघु जी प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र थे। बिंबा जी जो थे वो इसके सबसे छोटे पुत्र थे। तो इस तरीके से नागपुर तो जानो जी को मिल गया, बड़े पुत्र को, ये सही सुमेलित है। रतनपुर छोटे पुत्र को बिंबा जी जो छोटे पुत्र थे उनको रतनपुर मिला। और ये जो है बरार, साबा जी, चांदा, मुधो जी, ये होना चाहिए था। मतलब ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है और सी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आपको सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के मराठा शासकों का सही क्रम है। अब रतनपुर के शासकों का सही क्रम है, तो अभी जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि इस क्षेत्र में चार चार भागों में बांट दिया। तो इधर वाला जो मिला वो किनको मिला, बिंबा जी को मिला। तो पहले शासक जो थे वो कौन हो गए, बिंबा जी हो गए। ठीक, प्रथम शासक कौन हो गए यहाँ के, बिंबा जी। ऑप्शन में बिंबा जी है ही नहीं। बिंबा जी के बाद अगले जो शासक बने वो बने कौन, चिमना जी। अगले शासक बने कौन बने, चिमना जी बने। चिमना जी के बाद तीसरे जो शासक बने वो वेंको जी बने। वेंको जी के बाद जो शासक बने वो आपका पुरुषा जी बने। और पुरुषा जी के बाद आपका बने अप्पा जी बने, ये 5 नंबर पे। तो ये तो है नहीं बिंबा जी। तो इस तरीके से देखें तो पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। तो बी सी डी ए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर हम बात करें, बिंबा जी की कोई संतान नहीं थी। ठीक, बिंबा जी की कोई संतान नहीं थी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। इसलिए ये चांदा वाले क्षेत्र से अपने भाई के बेटे चिमना जी को इन्होंने क्या कर लिया, आपका गोद ले लिया। या ये इनका जो उत्तराधिकार हुआ वो कौन हुए, चिमना जी हुए। चिमना जी के बाद इनके बेटे कौन हुए, आपके वेंको जी हुए। इन्होंने यहां पर शासन किया। और वेंको जी के बाद अगला जो हुआ वो कौन हुआ, पुरुषा जी हुआ। लेकिन ये वेंको जी के बेटे नहीं थे पुरुषा जी। पुरुषा जी बेसिकली कौन थे, ये रघु जी द्वितीय के बेटे थे।
रघु जी द्वितीय के बेटे थे पुरुषा जी, और अप्पा जी जो थे वो वेंको जी के बेटे थे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। समकालीन मतलब उसके समय में कौन कौन से शासक थे, किनके समय में, आनंदीबाई के समय में। तो सबसे पहले आनंदीबाई को हम समझते हैं कि ये कौन है, तो बिंबा जी थी। ठीक है, बिंबा जी के बारे में बात करें हम, तो अभी जैसे मैंने बताया बिंबा जी की कोई संतान नहीं थी, रानी इनकी तीन थी। एक का नाम क्या था, आनंदीबाई, दूसरे का नाम रमाबाई, और तीसरे का नाम उमाबाई। ठीक, बिंबा जी के जाने के बाद बागडोर जो है वो आनंदीबाई ने संभाली। ठीक है, तो ये आनंदी के बाई के बारे में। रमाबाई जो है वो वन, बिंबा जी के मृत्यु के बाद वो वन चली गई, और उमा के बारे में बात करें तो बिंबा जी की मृत्यु के बाद वो सती हो गई। तो तीन रानियां हैं, तीनों का अलग अलग कैरेक्टर पे हम देखें तो उमा जो हो गई वो सती हो गई, रमा जो है वो रम गई, समझो राम के जैसे, वन चली गई, उमा मतलब सती, और आनंदी मतलब आनंद से रहने लगी, मतलब राजबाग ये संभालने लग गए। तो बिंबा जी के समय जैसे बिंबा जी की मृत्यु हुई उस समय अगला जो शासक बना था वो कौन बना था, आपका चिमना जी बना था। तो चिमना जी के समय में कौन है, आनंदीबाई है, और चिमना जी जो है वो ज्यादा समय तक रहे नहीं, एक साल भी मुश्किल से नहीं रह पाया और चिमना जी की मृत्यु हो गई। तो अगले जो शासक बने वो कौन बने, वेंको जी बने। इसका मतलब ये है कि आनंदीबाई के रहते रहते बिंबा जी शासक बने, चिमना जी शासक बने, और वेंको जी शासक बने। तो इस तरीके से देखें तो आनंदीबाई के साथ बिंबा जी, चिमना जी, वेंको जी। तो 1 3 4, 1 3 4 देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद खां तरा को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबा जी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दे दिए थे। ठीक है, तो ये कौन से किले के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद खां तरा जो है वो बिंबा जी भोसले के सेना में शामिल थे। इसकी सैन्य बहादुरी को खुश होकर के इन्होंने क्या किया, मदनगढ़ किले के 5 क्षेत्र, मदनपुर, लवन, आपका खरौद, ये वाला जो क्षेत्र है ये इनको दे दिए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबा जी से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है, बिंबा जी से संबंधित नहीं है। इन्होंने राजनांदगांव और खुज्जी जमींदारी प्रारंभ की थी, हाँ बिल्कुल की थी, राजनांदगांव और खुज्जी जमींदारियां प्रारंभ की थी। रतनपुर और रायपुर का एकीकरण इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने किया था। रतनपुर में संगमेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। जी हाँ, इन्होंने तो बहुत सारे काम किए थे। संगमेश्वर शिव मंदिर रतनपुर में बनाया था, राम टेकरी का मंदिर बनाया था। ठीक है, दूधाधारी मठ जिनका निर्माण बलभद्र दास ने किया, उनका इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। किसने, बिंबा जी ने। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था, नहीं ये गलत है। सूबेदारी का व्यवस्था का सूत्रपात इन्होंने नहीं किया था, बल्कि इनके बाद जो आने वाले शासक थे चिमना जी, और उनके बाद आने वाले जो शासक थे वेंको जी, तो वेंको जी ने सूबेदारी व्यवस्था की सूत्रपात की थी। सूबेदारी का मतलब एक तरीके से समझ जाओ कि ठेके में। ठीक है, मतलब ये राज्य है, राज्य को कोई राजा होना चाहिए। ठीक है, जो पूरा शासन संभाले। तो वो वहां पर वेंको जी क्या कर रहे थे, वो नागपुर में ही क्षेत्र में थे, यहाँ पर शासन करने के लिए आए नहीं, क्योंकि पहले बिंबा जी के बाद चिमना जी आए, चिमना जी की भी मृत्यु हो गई तो वेंको जी बने शासक। लेकिन वेंको जी जो है वो नागपुर छोड़ करके नहीं आना चाहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को समझ जाओ किसमें दे दिया, ठेके में दे दिया, कि भैया आप टैक्स वसूलो और टैक्स मुझ तक पहुंच जाए। तो इसी व्यवस्था को हम समझ सकते हैं सूबेदारी, मतलब यहां पर एक क्या बना दिए, राजा के अधीन एक सूबेदार बना दिए। सूबेदार जो हो गया वहां का क्या हो गया, प्रमुख हो गया। तो सूबेदारी व्यवस्था बिंबा जी ने नहीं, बिंबा जी तो प्रत्यक्ष शासन किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबा जी की मृत्यु कब हुई थी, तो बिंबा जी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 7 दिसंबर 1787 पे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेंकोजी भोसला के समय में क्या चालू हुआ, सूबेदारी प्रथा चालू हुआ था। ठीक है, तो इनके अंदर जो सूबेदार हुए वो कौन कौन से हुए, भीखाजी गोपाल हुए, केशव गोविंद हुए, विठल दिनकर हुए, महिपात राव दिनकर हुए। अच्छा, इसको कालक्रम में निर्धारित करना है। तो कालक्रम में देखें तो पहला सूबेदार जो था वो महिपत राव था, तो महिपत राव पहले आएगा, 4 नंबर आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके ये सेकेंड हुए थे। ठीक है, इसके बाद विठल राव दिनकर हुए थे, फिर केशव गोविंद और बीका गोपाल के बारे में बात आता है। हालांकि विठल दिनकर और केशव गोविंद के बीच में और भी आए थे। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन सा था जिनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो विदेशी यात्री कोलब्रुक जो आया था वो केशव गोविंद के कार्यकाल में आया था। केशव गोविंद के समय में कौन आया था? कोलब्रुक आया था। हम बात करें महिपत राव के समय में, जो कि पहले सूबेदार है, इनके समय में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आया था और लैंकी आया था। अगर हम विठल राव दिनकर के बारे में बात करें तो इसके समय में जेटी ब्लंट आया था। ठीक है, और यही जेटी ब्लंट जो है वो भोपालपट्टनम मतलब बस्तर क्षेत्र में जा रहे थे 1795 में। तो उसी समय वहां पर क्या हो गया, आदिवासियों ने उनको घुसने नहीं दिया, जिसको हम लोग भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कोलब्रुक के जो आया था वो केशव गोविंद के समय में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी मराठा सूबेदार और उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है? अब बहुत सारे सूबेदार हुए हैं, तो महिपत राव जो कि पहला सूबेदार है, आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था आनंदीबाई जो है वो तीन लोगों के समकालीन थे, बिंबा जी के और चिमना जी के और वेंको जी के। और वेंको जी ने क्या बनाया, सूबेदार बनाया। तो सूबेदार, पहले सूबेदार ही कौन थे? महिपत राव। वेंको जी तो नागपुर में थे, यहां पर रतनपुर में कौन रहे? महिपत राव। अब आनंदीबाई ऑलरेडी वहां पर है, तो आनंदीबाई महिपत राव को हर काम उनसे पूछ के करना पड़ता था। तो इसीलिए बोला गया है आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष। मतलब सूबेदार जरूर था लेकिन अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर कौन थी? आनंदीबाई। तो ये सही सुमेलित है। केशव गोविंद पिंडारी आक्रमण से रक्षा की। हाँ, पिंडारियों, उस समय बहुत सारे पिंडारी आ चुके थे, मतलब लुटेरे। ठीक है, तो केशव गोविंद के समय इन्होंने क्या किया था? पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो क्या है? सही है। बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया। हाँ, ये भी सही है। सरगुजा जमींदारी में उस समय सरगुजा रियासत में जमींदारी पे एक तरीके से प्रॉब्लम चल रहा था वहां पर, क्या बोलना चाहिए, उत्तराधिकार को लेकर के। तो वहां पर बीकाजी गोपाल ने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था, मामला सुलझाया था। ठीक है, ये भी सही है। यादव राव दिवाकर जो कि अंतिम सूबेदार थे इस शासन, मराठा शासन में अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर थे, कोड़ो विष्णु को अपना प्रतिनिधि बनाया था। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये कोड़ो विष्णु को अपना प्रतिनिधि बनाने वाला जो व्यक्ति वो यादव राव दिवाकर नहीं था। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी था? तो 1818 में हम देखें तो पहली बार जो है वो छत्तीसगढ़ जो है वो ब्रिटिशों के संरक्षण पे आ जाता है। तो इस समय इसका जो मुख्य कारण जो था वो था रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। ये अल्पायु में थे कब? 1818 में, जब रघुजी तृतीय के पिता की मृत्यु होती है उस समय ये क्या बोलना चाहिए, अवयस्क रहते हैं। इसलिए शासन कौन ले लेते हैं अपने हाथों में? अंग्रेज ले लेते हैं 1818 में। और ये बोलते हैं कि जब रघुजी तृतीय जो है वयस्क हो जाएगा तो हम शासन वापस रघुजी तृतीय को लौटा देंगे। तो इस तरीके से 1818 से लेकर के 1830 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण पे रहा मराठा शासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 से 30 तक छत्तीसगढ़ में
निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट हुए। जैसे कि अभी इसके जस्ट पहले वाले में देखे कि 1818 में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपने संरक्षण में ले लिया। किसको? ये नागपुर और रतनपुर वाले क्षेत्र को। तो इसके तहत इन लोगों अंग्रेजों ने क्या किया, सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए कि जो इस क्षेत्र पे शासन कर सके। तो इस कड़ी में देखते हैं तो पहला जो सुपरिटेंडेंट हुआ था वो हुआ था कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड के बाद आ गया था एगेन्यू। एगेन्यू के बाद आ गया था हंटर। हंटर के बाद आ गया था सैंडिस। सैंडिस के बाद आ गया था ये विल्किंसन और उसके बाद आया था लास्ट में कैप्टन क्रॉफर्ड। ठीक है, तो इसको अच्छा इनमें से कौन नियुक्त हुए थे? तो चारों नियुक्त हुए थे, क्रम नहीं देखना है, चारों नियुक्त हुए थे। तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर दी। हाँ बिल्कुल सही है। तो जैसे सुपरिटेंडेंट बने, पहला सुपरिटेंडेंट तो कैप्टन एडमंड था। उसके समय में जैसे मराठों के समय कलचुरियों के समय में रतनपुर, फिर मराठों के समय में भी रतनपुर कंटिन्यू रहा। अंग्रेजों ने भी राजधानी रतनपुर कंटिन्यू रखा। लेकिन जैसे ही दूसरे सुपरिटेंडेंट आए, कौन? एगेन्यू। इन्होंने पहला न्यू काम किया राजधानी परिवर्तन का। तो राजधानी कहां? रतनपुर से रायपुर। यह सही हो गया। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। हाँ बिल्कुल किया। तो मराठा समय में ये परगने में बटा हुआ था, तो 27 परगने को इन्होंने डिवाइड करके वापस से 8 परगने में, और कुछ समय के बाद वो फिर से 9 परगने में बन गए। तो इस तरीके से देखिए प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन तो इन्होंने किया था, यह भी कथन सत्य है। उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की थी? नहीं, ये गलत है। अंग्रेजों ने मतलब सुपरिटेंडेंट ने किसी भी प्रकार की पंचायती व्यवस्था यहां पर स्थापित नहीं की थी। तो कथन 1 और 2 जो है वो क्या है? सही है। क्वेश्चन हमको क्या बताना है? सही उत्तर चुनिए। तो 2 और 3 सही है। एक और दिया है, 1 और 3 सही। ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहां पर। चलिए तो हाँ, ऑप्शन सी जो होगा, एक और 2 असत्य है, नहीं सत्य होगा। 1 और 2 जो होगा वो सत्य होगा। ठीक है, ये गलत उत्तर हो गया है। 1 और 2 जो है वो सत्य होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये असत्य भी कटेगा। वैसे देखा जाए तो कोई भी आंसर यहां पर सही नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किस कर्मचारियों को नियुक्त किया था? तो हम बात कर रहे हैं फिर से एगेन्यू के बारे में, और एगेन्यू ने अभी देखा प्रशासनिक ढांचे को परिवर्तन किया था। तो कौन कौन से कर्मचारी थे यहां पर नियुक्त किया था? ठीक है, इन्होंने बरार पांडे एक बनाया था, ठीक है, पोद्दार बनाया था, ठीक है, पटेल इन्होंने नहीं बनाया था, बल्कि पटेल का जो पद चल रहा था उसको खत्म किया, ठीक है, और अमीन बनाया। तो इस तरीके से देखिए नियुक्त किया था 1 2 और 4, 1 2 4 आपके ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन सैंडिस के संबंध में असत्य कथन है, असत्य बताना है आपको। ठीक है, लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहूदारी का निर्माण किया था, बिल्कुल किया था। आगे चल करके आपके सिरपुर भी ताहूदारी और भी ताहूदारी बने, लेकिन जो ताहूदारी जो चालू किए थे कैप्टन सैंडिस ने, लोरमी और तरेंगा को स्टार्ट किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था की प्रारंभ, हाँ इन्होंने डाक तार व्यवस्था की प्रारंभ की थी। एगेन्यू की तुलना में कम अधिकार संपन्न था? नहीं, ये गलत है। एगेन्यू के कंपेयर में कैप्टन सैंडिस को अधिकार ज्यादा मिले थे। इनको सैनिक और असैनिक मतलब सैन्य असैन्य दोनों अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, इसी के कारण तो इन्होंने व्यवस्था जो है वो दुरुस्त किया और ज्यादा काम करके दिखाया। तो ये कथन जो है वो सत्य है। इन्हीं के शासन में अंग्रेजों और रघुजू तृतीय के मध्य समझौता हुआ था। हाँ इन्हीं के समय में हुआ था। तो इस तरीके से देखें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन को पढ़िए। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई थी। सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। चलिए अब इसमें सही कथन गलत कथन बताना है। यहां पर ब्रिटिश संरक्षण काल बोल रहा है, इसका मतलब 1818 से 1830 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
जब रघुजी तृतीय अवयस्क थे, उन टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश संरक्षण काल, जिसके ब्रिटिश के अंदर ये संरक्षित थे। तो उस समय क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ था। अगर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ रहता तो रघुजी तृतीय को वापस शासन नहीं मिलता। तो ये कथन क्या है, असत्य है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट, हाँ बिल्कुल ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई थी, जिसके तहत पहला जो हुआ था एडमंड, दूसरा हुआ था अगेन्यू। ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट को नागपुर रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। जी हाँ, जो मेन था वो नागपुर था, नागपुर के अधीन रहते थे ये रतनपुर वाले, तो नागपुर रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। तो इस तरीके से देखें तो 2 और 3 जो है वो क्या है, सही है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में ब्रिटिश अधीक्षक और उसके कार्य सही सुमेलित है। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग, कैप्टन एडमंड के बारे में बोला है। सावंत भारतीय विद्रोह नहीं, एडमंड के समय में सावंत भारतीय विद्रोह नहीं हुआ था। पी वॉन्स एगेन्यू तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं, ये भी गलत है। एगेन्यू के समय में हुआ था आपका सावंत भारती का विद्रोह, और तहसीलदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो चार्ल्स सी इलियट के समय में हुआ है। ठीक है, मिस्टर सेंडिस बस्तर एवं करग राज्यों के बीच विवाद, हाँ इन्होंने ये वाला जो विवाद को सुलझाया था, तो इसका जो सही सुमेलित है मिस्टर सेंडिस, डाकतार व्यवस्था भी शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, मिस्टर विल्किंसन सोना खान के जमींदार का विद्रोह, ये भी गलत है। ये सोना खान का विद्रोह भी जो आपका एगेन्यू के समय का हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तहसीलदारी व्यवस्था तो चार्ल्स सी इलियट के समय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलादार कहा जाता था। ठीक है, तो फिर से वापस हम बात करें 1818 से लेकर के 1830, यह ब्रिटिश संरक्षण का काल रहा। ब्रिटिश संरक्षण के बाद जैसी रघुजी तृतीय की वापसी हुई, तो वो जो शासन है वही को उन्होंने क्या, प्रशासकों को क्या कहा, जिल्लेदार कहा। मतलब क्षेत्र को जिलों में बांट दिया और उसके जो शासक रहे, प्रशासक रहे, उनको क्या बोला गया, जिल्लेदार कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, और ये सिस्टम जो चलता रहा 1830 से जब तक ब्रिटिश के अधीन नहीं हो गए, मतलब 1854 तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1830 से लेकर के 1854 तक, मतलब रघुजी तृतीय के कार्यकाल का 1830 से 1854। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी। तो जैसे ही रघुजी तृतीय की वापसी हुई, उन्होंने क्षेत्रों को जिलों में बांट दिया, जिलेदार बनाए। तो इस तरीके से 8 जिलेदार बने थे। उनमें से पहला जो जिलेदार था, इसमें प्रथम जिलेदार ही पूछ रहे हैं, तो प्रथम जिलेदार तो कृष्णराव अप्पा ही थे। दूसरे में अमृतराव अप्पा हुए। फिर ये जो हुए वो 7वें नंबर के हुए, गोविंदराव अप्पा, और 8वें और अंतिम जिलेदार जो हुए वो गोपाल राव अप्पा हुए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर दीजिए। 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया तब। हाँ बिल्कुल सही है, 1854 में लाल डलहौजी आया था, और लाल डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, ठीक है, आपका ये जो नागपुर राज्य है, नागपुर क्षेत्र है, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। जैसे ही नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला, तो इधर रतनपुर रायपुर वाला क्षेत्र में भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। तो इसके तहत नागपुर राज्य के रेजिडेंट मिस्टर मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत कमिश्नर बनाया गया। मतलब पहला कमिश्नर मिस्टर मेंसल के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, नागपुर का जो कमिश्नर था वो मिस्टर मेंसल ही बने थे, ये कथन सही है। कथन 2, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया था। जी हाँ, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए, रतनपुर क्षेत्र के लिए डिप्टी कमिश्नर की के लिए बात करें तो चार्ल्स सी इलियट जो थे वो क्या थे, डिप्टी कमिश्नर थे। तो इस तरीके से हम देखें, कथन 1 और कथन 2 जो है वो दोनों क्या है, सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया है ना, तो इसका मतलब यह है 1854 की बात कर रहे हैं,
कब की बात कर रहे हैं? 1854 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब होगा? 1854 में होगा। तो इस समय अंग्रेजों ने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी? मालगुजारी, ताहूदारी, तालुकेदारी, तहसीलदारी। ताहूदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा तो पहले से चल रही। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है, मतलब 1854 में क्या बनाया गया? तहसीलदारी व्यवस्था चालू की गई, और इस क्षेत्र में मतलब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 नई तहसील बनाए गए। तो जिसमें पहला तहसील है आपका कौन सा? आपका रायपुर, दूसरा है आपका रतनपुर, और तीसरा है आपका धमतरी। रायपुर, रतनपुर, धमतरी, 1854 में ये तीनों क्या है बने? तहसील बने। आगे चल करके नवागढ़ और धमधा ये और नए तहसील बने। बाद में धमधा को हटा करके दुर्ग को तहसील बनाया गया। तो इस तरीके से पहले 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और धमतरी कब बने? 1854 में। कब? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात, तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए पहला कथन, छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। हाँ जी हाँ, ये सत्य कथन है। हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो जैसे ही 1854 पे क्या हुआ? अंग्रेजों के अधीन आए पूरा क्षेत्र, तहसीलदारी व्यवस्था चालू की। तो 1854 के बाद 1861 पे जिले बनाए गए। ठीक, मध्य प्रांत का गठन हुआ आपका 1861 पे। उसमें क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। और जिले बनाने के कड़ी पे हम देखें तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिले बने। रतनपुर को जिला नहीं बनाया गया, बल्कि उनके जगह बिलासपुर को बनाया गया, रायपुर को बनाया गया, और तीसरा जो जिला बना था वो संबलपुर बना था। तो स्टार्ट में 3 जिले बने थे, और 1862 पे जस्ट अगले साल ही, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को एक संभाग भी बना दिया गया। तो मध्य प्रांत का एक संभाग छत्तीसगढ़ जो है वो 1862 में क्या बना? एक संभाग बना। ये सही है। तो और इसका जो मुख्यालय था वो क्या था? रायपुर था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं रायपुर जिला बना 1861 पे, और संभाग बना कब? 1862 पे। तो पहला वाला जो कथन है वो क्या है? सही है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो 3 जिले उस समय बने थे, तीनों जिले में डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त किए थे। छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया था। नहीं, ये गलत कथन है। तो 1 और 2 जो है वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपयों को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया? तो फिर से इसका आंसर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि 1854 पे अंग्रेजी हुकूमत में पूरा शामिल हो गया पूरा क्षेत्र। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपके ये जो 1855 पे ही आपका जो ब्रिटिश का जो सिक्का था कंपनी का, उसको क्या कर दिया? कानूनी रूप से छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया। तो लगभग 5 जून 1855 को ये ब्रिटिश जो रुपया था, ब्रिटिश रुपया जो था वो छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से लागू हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदी बाई के हाथों में थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के हम प्रथम सूबेदार की बात करें तो महिपत राव प्रथम सूबेदार थे, और इसके समकालीन ही कौन थे आपके? आनंदीबाई थे। और शक्ति जो थी वो किनके हाथों में थी? आनंदीबाई। इनका क्या चलता था? संघर्ष चल रहा था। तो ये कथन जो हो गया वो क्या हो गया? सही हो गया। सूबेदार विठल राव दिनकर प्रशासन में परगना पद्धति लागू की थी। ठीक है, ये भी सही है। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूटपाट की। यहाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से देखें तो तीनों कथन जो है वो क्या है? सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतया नष्ट हो गई थी? पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतः नष्ट हो गई थी? तो जब चल रहा था आपका अंतिम सूबेदार था यादव राव दिवाकर, उन्हीं के समय में पिंडारियों की शक्ति जो है वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी। मतलब कौन सा? 1818। और इसके बाद से तो ब्रिटिश
के अधीन हो गए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1818। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। ठीक, अब आज देखते हैं, आज के हम आपके लिए लेकर के आए होमवर्क, जैसे कि डेली लेकर के आते हैं। तो आपको मिलेंगे आज 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? ग्राम प्रधान को, सिपाही को, मालगुजार को या दरोगा को? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, रघुजी तृतीय की मृत्यु के समय गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, हार्डिंग, बेंटिंग या कैनिंग? ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।